सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आज सबसे पहले मैं आज आपको इस जयंती के उपलक्ष्य पे बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आज संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज की जयंती को इतने भव्य रूप से मनाने का आपने फैसला लिया। आपकी बहुत दिनों से, जो सारे आयोजक हैं, आप लोगों की बहुत दिनों से मैं समझता हूं ये इच्छा थी कि एक कार्यक्रम आप बहुत अच्छी तरीके से करें, तो इस बात के लिए बधाई। और हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं जब आ रहा था चारों तरफ वो रोड भी जाम थी, खाने पे भी बहुत लोग थे, यहाँ भी था, पूरा आज एक जयंती का एक मेला अपने यहाँ पे, जिसे हर्ष उल्लास से यहाँ मनाकर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज ऐसे समय पे जयंती का कार्यक्रम हम मना रहे हैं कि जयंती के इस कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ राजनीति की भी दो बातें करना आवश्यक। मगर सबसे पहले मैं जयंती की बात कहूंगा और आपको मैं बधाई क्यों दे रहा हूं सारे आयोजकों को, इसीलिए मैं बधाई दे रहा हूं कि जो भी समाज अपने आदर्श, संस्कार, संस्कृति को याद करके और अगली पीढ़ी को सौंप के जाता है, वही समाज, वही देश आगे जाता है। जिस पेड़ की नींव ज्यादा गहरी होती है वो पेड़ ज्यादा ऊंचाइयों को छूता है। और इसीलिए ये जयंती का इतना भव्य आयोजन आज हम याद कर रहे हैं, इस श्रद्धांजलि दे रहे हैं और नमन कर रहे हैं इस जयंती के उपलक्ष्य में। और हम अपनी अगली पीढ़ी को शिरोमणि संत सेन भगत जी महाराज की वंदना के संस्कार हम अगली पीढ़ी को सौंप के जा रहे हैं। ये कर्तव्य है, आप सबका कर्तव्य है कि हम ये काम करें। ये कृत कार्य करने का कर्तव्य आपने उसका निर्वहन किया, उस कर्तव्य का। इसीलिए मैं सारे आयोजकों को और जो आज आप सब यहाँ पे शामिल हुए हैं, मैं आप सबको इसीलिए बधाई देता हूँ, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सही बात है कि आज थोड़ी राजनीति की बात भी, क्योंकि राजनीति की बात इसलिए कि चुनाव का डंका बज चुका है। ये जो सरकार है आखिरी 6 महीने में पहुंच चुकी है, जो खट्टर सरकार, हरियाणा में खट्टर दुष्यंत सरकार, बीजेपी जेजेपी की सरकार, आखिरी 6 महीने में कैसे, आप तो कहोगे कि अभी 10 महीने बचे हैं इलेक्शन के, लेकिन 10 महीने नहीं बचे, इनके काम करने के 6 ही महीने बचे हैं। अभी हम कौन से महीने में, कौन सा महीना है, दिसंबर में है। जनवरी, फरवरी, मार्च में लोकसभा इलेक्शन का कोड लग जाता है, 2 रह गए। मार्च में इलेक्शन शुरू होता है और मई की 30 को देश की सरकार के गठन होने का समय है। उसके बाद मई की 30 के बाद कोड हटेगा, 2 महीने अभी बचे, और उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त, और फिर सितंबर में इलेक्शन हो जाएगा, अक्टूबर में सरकार बन जाएगी। यही बात है ना। तो इनके पास 3-4 महीने तो तब बचे हैं और 2-3 महीने इनके पास अब बचे काम करने के, इनके 6 महीने रह गए। तो इस सरकार ने जो काम करना था, हरियाणा का कितना विकास करना था, हर वर्ग का क्या कल्याण करना था, वो आपके सामने आ चुका है। तो आज आकलन करने का समय है, तराजू पे रख के तोल के फैसला करने का समय है कि हमारा प्रदेश, हमारे प्रदेश में क्या होगा। और पूरे प्रदेश में, हरियाणा के कोने कोने में, जहां भी मैं जा रहा हूं, पूरे हरियाणा के कोने कोने में एक ही बात आ रही है, बोले पिछली बार तो थोड़ी सी 2-4 सीटों की कसर रह गई थी ना, तो बदलाव पिछली बार ही हो गया होता हरियाणा में, बोला इस बार कोई कसर नहीं रहेगी। हर हरियाणा कोने से एक ही बात आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आज कल चुनाव के नतीजे आए तो किसी ने कहा कि जी ये इलेक्शन में 2-3 स्टेटों में उतना आशा के हिसाब से फैसला नहीं हुआ जितना हम आशा कर रहे थे। हरियाणा में इतनी लहर चल रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, अब क्या होगा। मैंने कहा हरियाणा में वही होगा जो तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वही हरियाणा के अंदर होगा। ये मैंने कहा, जो तेलंगाना में प्रचंड बहुमत आया, कर्नाटक में प्रचंड बहुमत आया और 2/3 बहुमत से हिमाचल के अंदर जब सरकार बनी, जो वो सब वहां जो नतीजा आया,
हरियाणा में भी वही नतीजा है, क्योंकि हरियाणा में हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात, लोगों के बीच में लोगों की लड़ाई लड़, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया। यहाँ की सरकार, हर प्रदेश की अलग परिस्थिति होती है, यहाँ की सरकार की परिस्थिति ऐसी है। खट्टर सरकार के 9.5 साल में जो प्रदेश विकास में देश में नंबर 1 पे गिना जाता था, हरियाणा प्रदेश, कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार में अगर हम याद करें, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 थे, गरीब के कल्याण में की कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे 100 गज के प्लॉट की बात हो, चाहे स्कूल की वजीफे की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, देश में हरियाणा नंबर 1 था। 10 साल तक आपस में भाईचारे पे कभी खरोच नहीं आई। 10 साल तक खुशहाली के रास्ते हरियाणा आगे बढ़ा। कभी किसी वर्ग को, ना व्यापारी को, ना कर्मचारी को, ना दुकानदार को, ना सरपंच को, ना खिलाड़ी किसी वर्ग को धरना देना, अपने मांगों के लिए कभी धरना नहीं देना पड़ा, कभी पुलिस को कहीं लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा। किसी वर्ग की कोई बात आई तो उस वर्ग ने सरकार के समक्ष अपनी उस समय बात रखी और उनकी सुनवाई हुई और समाधान निकालने का प्रयास हुआ। 10 साल हरियाणा आगे बढ़ा, मगर अच्छे दिनों का नारा आया कि अच्छे दिन लाएंगे। लोगों ने सोचा हरियाणा में भी क्या पता और अच्छे दिन आए। बीजेपी को लोगों ने, बीजेपी का साथ दिया। 2014 में खट्टर सरकार बनी हरियाणा में, लेकिन उस सरकार ने क्या किया? जो हरियाणा विकास में देश में आगे था, कहीं मेट्रो आ रही थी तो कहीं रेल की लाइन बिछ रही थी, कहीं थर्मल का कारखाना बन रहा था तो कहीं आईएमटी के अंदर बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे थे, कहीं यूनिवर्सिटियां बन रही थी, विश्वविद्यालय बन रहे थे। उस हरियाणा को 9.5 साल की सरकार ने विकास की पटरी से उतारने का काम किया। उस हरियाणा को आज विकास में तो हरियाणा पहुंच गया 18वें नंबर पे देश में। नंबर 1 अगर बन गया देश में, जो दुख है हमें, तो देश में अगर नंबर 1 बन गया तो बेरोजगारी में आज हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया। हर घर में एक पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। कोई नौजवान डिप्रेशन की तरफ, कोई नौजवान नशे की तरफ। देश में नशे में भी देश में हरियाणा और नशे से रिलेटेड ओवरडोज डेथ्स में भी देश में नंबर 1। पंजाब से ज्यादा नशा आज हरियाणा के अंदर। बेरोजगारी में नंबर 1, आज नौजवान नशे में नंबर 1। आज हरियाणा का नौजवान अपना भविष्य को अंधकार में पा रहा है। कहीं डिप्रेशन की बात, कहीं नशे की बात, कहीं अपराध की बात, कहीं घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन, विदेश की तरफ पलायन की तरफ आज हरियाणा का नौजवान। ये स्थिति आज बन गई क्योंकि हरियाणा के अंदर ना तो सरकारी नौकरी मिल पाई इन 9.5 साल में, या तो नौकरियां समाप्त कर दी गई। हमारे समय अकेले शिक्षा महकमे में 1 लाख से ज्यादा की भर्ती हुई थी। 9.5 साल में जेबीटी तक की भर्ती नहीं करी, इन्होंने जेबीटी तक की भर्ती नहीं करी। ना तो सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी गई, स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकारी, जहां पे गरीब का बच्चा पढ़ता है। कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, सरकारी नौकरियां या तो समाप्त की जा रही हैं, कच्चों में परिवर्तित की जा रही हैं। हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से, जहां बिना रिजर्वेशन के बैकडोर से लोगों को लगाया जा रहा है, या तो प्राइवेट में रेलवे की नौकरियां खत्म, वहां भी कोई किसी वर्ग के, किसी वंचित वर्ग के अधिकार का प्राइवेट के अंदर कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिन कंपनियों को दे रहे हैं। या कच्चे के कौशल, कहीं कौशल निगम की बात आती है। यहां तक कि फौज अग्निवीर योजना लेके आए हैं, फौज में भी 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस, वहां भी कच्ची। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। ऐसी स्थिति बन गई। आज हम इस अवसर पे सैन जयंती के इस पावन अक्षर संकल्प लेते हैं कि इस कौशल निगम को समाप्त करेंगे। हरियाणा के अंदर पक्की भर्ती, ये जितने भी कौशल निगम से में हैं, इनमें और इनकी सारे पदों में, और जो बाकी पद हैं इन्होंने जो समाप्त किए हैं, 2 लाख से ज्यादा ऐसे पद हैं। पक्की भर्ती हरियाणा के अंदर, और उस पक्की भर्ती में हर वर्ग का और ओबीसी समाज का जितना अधिकार है, उन ओबीसी समाज का 2 लाख भर्ती आते ही 2 लाख भर्ती हरियाणा के अंदर लागू करने का काम करेंगे। आज बेरोजगारी की चपेट में जो हरियाणा का नौजवान है, उसको रोजगार सृजन में हरियाणा को नंबर 1 बनाने का हम संकल्प आज ले रहे हैं। जो बेरोजगारी में आज नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में आज प्रदेश
सबसे ज्यादा वेट, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा चल गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, खट्टर सरकार में कोई इंडस्ट्री आई नहीं, सबसे ज्यादा टैक्स लग गया। अभी मैं चुनाव में गया राजस्थान में मैं बताना चाहता हूं आपको, राजस्थान में जो हरियाणा के साथ वाले सारे जिले हैं, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर तक 34 सीट हैं, 34 में से 30 सीट कांग्रेस पार्टी जीती, और इसी नारे पे जीती। सारी सीट जो 7 लगती सीट हैं इसी नारे पे जीती कि भाई हरियाणा से सस्ता डीजल, हरियाणा से सस्ता पेट्रोल, हरियाणा से सस्ता गैस का सिलेंडर। यहां पे सबसे महंगा, देश में सबसे ज्यादा महंगाई कहीं देखनी है तो हरियाणा आइए। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, काम किया नहीं, महंगाई का बोझ हर परिवार के ऊपर, महंगाई का बोझ, बेरोजगारी का बोझ। और एक नंबर और बना दिया हरियाणा देश में, किस चीज में? भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 हरियाणा। क्योंकि गठबंधन जो हुआ, ये बीजेपी का, जेजेपी का, खट्टर और दुष्यंत का गठबंधन, ये गठबंधन किसी ऐसे आधार, जनहित के आधार पर गठबंधन नहीं हुआ। आप जानते हो, इन्होंने कहा कि हम समर्थन दे रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समर्थन दे रहे हैं, और हरियाणा के नौजवानों को 75% आरक्षण मिले, फैक्ट्रियों में इस आधार पे समर्थन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज 4.5 साल के बाद वो 5100 बुढ़ापा पेंशन आई है या नहीं आई है? वो 5100 पेंशन नहीं आई। वो 75% रिजर्वेशन फैक्ट्रियों में हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं लागू हुआ 4.5 साल। इस आधार पे समर्थन नहीं दिया था, इस आधार पे गठबंधन नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की फाइलों को दबाने के लिए, हरियाणा को लूटने के लिए महकमे बांटे गए। शराब का महकमा इसको दे दो, एक्साइज का उसको दे दो, माइनिंग का इसको दे दो, और आपस में महकमे बांटकर हरियाणा की जनता को लूटने का काम करो, और हरियाणा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दो। खुला भ्रष्टाचार अगर देश में कहीं, इतिहास में कहीं हुआ तो ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि दुष्यंत चौटाला के विधायक, खुद ही दादा गौतम नारनौंद वाले विधायक ने, जहां से प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी आए नारनौंद से आज चल के हमारे बीच में, उन्हीं की स्टेटमेंट आई। क्या स्टेटमेंट आई? बोला खोपर बढ़ गया सरकार में। और फिर दूसरी स्टेटमेंट आई, बोला खोपर एक लाए जीवन लग रहा है। ये जीवने के लिए सरकार बनी है। यहां देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। आज ये स्थिति आज हरियाणा के अंदर बन गई, और भ्रष्टाचार में देश में सबसे कलंकित, नहीं तो सरकार दोबारा नहीं बनती। पिछली बार एक का नारा था, बीजेपी का नारा था 75 पार, था कि नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। बीजेपी का था 75 पार, और जेजेपी का नारा था, दुष्यंत चौटाला क्या नारा था? बोला बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार। और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार, और सरकार को चढ़ गया अहंकार। मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं लोगों का तिरस्कार करते हैं। एक महिला ने बोला कि बेरोजगारी बहुत होगी, फैक्ट्री लगा दो। बोला इसको चंद्रयान बैठकर चांद में भेज दो, वहां फैक्ट्री लगाए। एक ने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा, विधवा लेडीज थी सिरसा की, बोला 22 साल का बच्चा नशे से चला गया। बीजेपी का वाला आदमी कोई नशा का जो है चिट्टा बिकवाने का काम करता है, बोला उसके खिलाफ, बोला ये किसी ने सिखाई हुई भेजी है, इसको बाहर उठा के बाहर करवा दो। फिर एक ने कहा, एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला ये दूसरी पार्टी का, इसकी पिटाई करवाओ। करनाल में गए जन संवाद में, तो वहां पे कहते हैं जो खड़े हैं सारे कमांडो, ये ऐसे नहीं खड़े, ये उठा के बाहर फिकवा देंगे। हमारी भी सरकार रही थी मुख्यमंत्री जी, बोला ये कमांडो ऐसे ही नहीं खड़े, ये धक्के मार के बाहर करवा देंगे। मुख्यमंत्री जी 10 साल हमारी भी सरकार रही थी, मेरे जैसों ने, दीपेंद्र ने धक्के खाए होंगे, किसी एक को धक्का दिया नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रजातंत्र में लोगों को तिरस्कार, ये अहंकार हो गया। भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी, काम कुछ किया नहीं, अहंकार हो गया। और हर वर्ग का अपमान, ओबीसी समाज का भी, किसान का भी, खिलाड़ी का भी,
आपने देखा हर वर्ग का अपमान। मैं ओबीसी समाज की भी जो आज बातें आई हैं, मैं उस पर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हमारी जब सरकार रही तो कई फैसले उस समय जिनका जिक्र किया गया और उनसे जुड़ी हुई भी कई बातें आज आई जो मांगे आज आपने रखी। सबसे पहली बात जो आपने रखी वो रखी क्लास 1 और क्लास 2 में जो रिजर्वेशन है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज आपके बीच में मैं गर्व से कह सकता हूं जो मूल बैकवर्ड बीसीए समाज, उसके लिए क्लास 1 और क्लास 2 में अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था। उसके लिए कुल 10% टोटल ओबीसी का रिजर्वेशन था, मगर अलग से मूल हमारा बैकवर्ड है वो बीसीए समाज, उसके लिए अलग से कोई उसमें प्रावधान नहीं था। जब हम कांग्रेस की सरकार बनी, हुड्डा साहब के नेतृत्व से, उनकी कलम से फैसला हुआ उस 10% को बढ़ाकर 15% करने का और 15% में से अलग से 10% केवल मूल बैकवर्ड को बीसीए समाज को देने का फैसला किया। तो हुड्डा साहब ने फैसला किया आज क्लास 1 और क्लास 2 की कोई भी अगर जॉब निकलेगी सरकार में तो बीसीए मूल बैकवर्ड को 10% का जो आरक्षण का प्रावधान किया। तो इसको बढ़ाकर 10 से 15% भी बढ़ाकर काम हमने किया था, अब हमने देख लिया। आज हम सरकार से कहना चाहते हैं 9.5 साल तक आपने ओबीसी समाज को कहा कि इसको और बढ़ाएंगे और जनसंख्या के आधार पर अधिकार दिलवाएंगे, लेकिन आपने 9.5 साल तक, हमने तो 10 से 15% किया था, आपने तो 0.1% भी आगे उसकी सुई नहीं बढ़ाई। हम कहना चाहते हैं अभी आवाज 6 महीने हैं, आप आपने किया नहीं, मगर जाते जाते भी कर दोगे, हम धन्यवाद करेंगे। और आप नहीं करोगे तो 15% भी हमने किया था, इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम करेंगे, हम कहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात आई जो आज ये रही, क्रीमी लेयर की बात। ये भी मेरे को समझ में नहीं आता है क्रीमी लेयर की स्थिति। पूरे देश में 8 लाख की क्रीमी लेयर भारत सरकार ने निर्धारित करी है, हरियाणा के अंदर 6 लाख, जिसकी वजह से कितने लाखों परिवार को इससे वंचित रखा जा रहा है। तो ये भी हमने, जो आपकी बात है, आपने कहा कि इसको केंद्र सरकार की तर्ज पे 8 लाख नहीं, क्योंकि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय बाकी प्रदेशों से ज्यादा है। सरकार को कहना चाहते हैं या तो आप इस त्रुटि को दूर करो, नहीं तो अगली 1 नवंबर हरियाणा दिवस तक हरियाणा में नई सरकार होगी, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, और आते ही क्रीमी लेयर को 10 लाख करने का हम काम करेंगे ताकि सारे हरियाणा के परिवारों को इसके अंदर अवसर मिले। इसके साथ साथ आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी तो 100 गज के प्लॉट का फैसला हुआ। गांव में, ग्रामीण अंचल में एससी वर्ग के साथ मूल बैकवर्ड जो बीसीए समाज हैं, उनके हर वर्ग को टोटल 4 लाख के करीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले, जिसमें से 65,000 प्लॉट जो बीसीए समाज थे उनको उस समय बीजेपी सरकार ने, खट्टर सरकार ने आते ही वो प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। ना तो किसी को और प्लॉट मिला, और जहां प्लॉट मिले थे वहां पर ना विकास कार्य हुए, ना कोई कॉलोनियों के अंदर गलियां बनी, ना पोल, कोई बिजली का प्रावधान हुआ। हमने ये संकल्प ले रहे हैं, और ये हमारा, आपको याद होगा कि भाई हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में ये हमारा एक वायदा है प्रदेश के लोगों से कि जो 100 गज के प्लॉट की योजना और जो मकान की स्कीम इन्होंने बंद कर दी खट्टर सरकार ने। सरकार आते ही उस पहले 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे, जिसमें से 65,000 मूल बैकवर्ड के बीसीए समाज के लोग थे, परिवार थे। आते ही उस योजना को दोबारा शुरू करेंगे। 4 लाख को पहले मिले थे, जो 8 लाख परिवार वंचित रह गए थे, हर वंचित परिवार को 100 गज का प्लॉट दिलवाने का काम करेंगे, और हर 100 गज के प्लॉट पर 2 कमरे का सरकारी सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान की मदद करवाने का उसमें काम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा। इसके साथ साथ आपको याद होगा जब हमारी सरकार बनी तो उस समय हुड्डा साहब की कलम से, चाहे वो मिट्टी कला बोर्ड की बात हो, चाहे केश कला बोर्ड की बात, उनका गठन हुआ था। योगी जी बैठे हैं, उस बारे में बताएंगे। लेकिन
और केवल यही नहीं, गठन नहीं हुआ था, मगर साथ में हमारे परंपरागत प्रजापति समाज से भाइयों को मिट्टी के बर्तन के लिए गांव के अंदर 5 एकड़ जमीन, पंचायती जमीन रिजर्व करने का भी उस समय कानून सरकार ने बनाने का कार्य किया था। मगर फिर सरकार बदल गई और जिस रूप से क्रियान्वयन किया जाना था और ये बोर्ड जिस रूप से चलने चाहिए थे, उस रूप से बोर्ड इनके अधिकार, जैसे पंचायतों के अधिकार छीन लिए, ऐसे इन बोर्ड्स के भी अधिकार छीन लिए। तो भाई इन बोर्ड्स को भी पूर्ण अधिकार भी मिले और दिलवाने का काम, इन बोर्ड्स को और मजबूत करने का हम काम आने वाले समय में करेंगे। इसी तरीके से जैसे कहा गया कि भाई जो पिछली जब हमारी सरकार थी तो पहली बार, ये रामनिवास जी ने कही बात, बैकवर्ड क्लास निगम ने पिछले और गरीब वर्ग के 450 करोड़ कर्जों का कर्ज माफ करने का काम किया। वो इसीलिए किया क्योंकि किसान का कर्जा माफ हुआ। दराती और हथौड़ा ये मेल भगवान ने बनाया है, किसान और कामगार। ये किसान और कामगार ये ऐसे दो, मैं समझता हूं कि ऐसे दो स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारी सृष्टि बसी हुई है। और जब किसानों का कर्जा उस समय माफ हुआ था तो साथ साथ पहली बार बैकवर्ड क्लास निगम का भी 450 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। एक बात इसको लेकर मेरे पास ये सुझाव आया है, चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि भाई जैसे कॉर्पोरेटिव बैंक में 0% तक बिना ब्याज के कर्जा मिलता है, शॉर्ट टर्म कर्जा, बैकवर्ड निगम में भी जो कामगार समाज है, जो कारीगर समाज है, उनको अपने बिजनेसेस के लिए, उनके काम करने के लिए बिना ब्याज के कर्जा। मैं सरकार से मांग करता हूं जयंती पे, अभी तो 6 महीने सरकार के हैं, आप काम करो, या तो आप ये काम करो, नहीं तो सरकार बनते ही उसी तर्ज पे जो कोऑपरेटिव में जो जिस ब्याज पे मिलेगा, बैकवर्ड निगम में उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलेगा। ये आज हम कहना चाहते हैं। इसी तरीके से जो खेत में मजदूर है और किसान, खेत में अगर किसी की डेथ हो जाए तो 5 लाख का हम करके गए थे राजीव गांधी योजना, लेकिन इन्होंने तो बढ़ाया नहीं, सरकार ने आज भी वही सेम टू सेम है, लेकिन इन्होंने कम कर रखी बता रहे हैं। लेकिन उसमें मजदूर थे, मजदूर और किसान तो शामिल थे, लेकिन कोई कामगार, कोई कारीगर, कोई मूल बैकवर्ड समाज का हमारा साथी अपना काम करते हुए, अपनी तो जो है अपने कला से जुड़ा हुआ कोई काम करते हुए, दक्ष समाज से हमारा कोई साथी तो अपना कार्य करते हुए, वो अभी कवर नहीं है। तो सरकार से हम कहना चाहते हैं वो भी आप करो, नहीं तो भाई ये भी सेम टू सेम योजना, तो जो योजना यहां पे रहेगी वही योजना। एक और बात कही कि भाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जो मैं एक बात अपने आप अभी कहने की जरूरत नहीं है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर हमारे समाज जो ओबीसी समाज है, और ओबीसी ये बात विशेष तौर से कहा कि भाई ओबीसी समाज और खास तौर पे जो मूल ओबीसी समाज, उसमें तो उसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व उसका जो है ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक तो एक एक करके मैं सारी बात जो है आपके बीच में थोड़ा पानी पी लूं। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जय। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की, आपको याद होगा जब आपकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में, तो उस समय विभिन्न बोर्ड और कॉरपोरेशन के अलग अलग जगह ये सुनिश्चित किया गया था, चाहे रामनिवास घोड़ेला जी हो, चाहे भूपेंद्र गंगवा जी हो, चाहे तेलुराम जांगड़ा जी हो, योगेंद्र योगी जी हो, सुरेंद्र चाहे सेन जी हो, कमलेश पांचाल जी हो जो बैठी है महिला आयोग की उस समय चेयरमैन थी, चाहे बलराज बल्ले जी हो, राजेंद्र पाल गडरिया जी हो, टीपी बोस जी हो, छोटा सिंह चौहान जी हो, उषा शर्मा जी हो, बहुत से हमारे। और राज्यसभा में जो पहली सीट आई थी जब कांग्रेस सरकार बनते ही, तो डॉक्टर राम प्रकाश जो 2 बार लगातार राज्यसभा में रहे, और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हुड्डा साहब के साथ अगर कांग्रेस में एक कार्यकारी अध्यक्ष रहे तो डॉक्टर राम प्रकाश रहे। आज हम उनको भी याद करते हैं, उनका बहुत संघर्ष रहा, डॉक्टर राम प्रकाश का, रामजी लाल जी का बहुत संघर्ष रहा। आज चंद्र प्रकाश जी बैठे हैं। और तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मैंने ये बात
इस बात को मैंने पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ तब भी कही थी। ये वो समाज, ऐसा समाज है जिसकी, जो बहुसंख्यक समाज है। अगर इनकी, इसीलिए हम जब कास्ट सेंसस की बात आती है तो उसका समर्थन हम इसीलिए करते हैं कि हर समाज को पूर्ण अधिकार मिले। जनसंख्या के आधार पे हर समाज का अधिकार होना चाहिए। ऐसा समाज है मूल ओबीसी समाज, जिनकी संख्या अगर पूरे हरियाणा में या पूरे देश में गिनेंगे तो बहुसंख्यक समाज है, लेकिन एक किसी विधानसभा में उतना नहीं होता। इसीलिए उतने विधायक या उतने सांसद नहीं बन पाते। तो ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। इस बात का जो आपके दिल में टीस है, इस बात की टीस मेरे दिल में भी है। और यही कारण था जब महिला आरक्षण बिल आया, अभी देश की पार्लियामेंट में, संसद में महिला आरक्षण बिल आया, तब मैंने महिला आरक्षण बिल में देश के 750 सांसदों में अगर कोई एक सांसद था जो उस महिला आरक्षण बिल में जो ये अमेंडमेंट जिसने संसद के अंदर लेके आए कि भाई महिला आरक्षण के साथ साथ मूल बैकवर्ड समाज का भी रिजर्वेशन लोकसभा की सीटों में होना चाहिए, तो वो दीपेंद्र ने वहां पे अमेंडमेंट लेके आए संसद के। आपने संसद की प्रोसीडिंग, आपने संसद की प्रोसीडिंग्स देखी होंगी। बाकी वो प्रोसीडिंग्स संसद में वो अमेंडमेंट लेके आए, मगर सरकार हमारी नहीं थी। और मैं सर ये कहना चाहता हूं, इस पे सभी पार्टियों को हर बात से ऊपर उठकर हमारे मूल बैकवर्ड समाज को, किस रूप से जो बहुसंख्यक समाज है, इसीलिए कास्ट सेंसस भी हो, जातिगत जनगणना भी हो, उनको अपनी जनसंख्या के अनुसार अधिकार भी मिले। और संवैधानिक रूप से जो विधानसभाओं और संसद के अंदर संवैधानिक रूप से भी उनकी जितनी जनसंख्या उस हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये मैं समझता हूं देश के अंदर ये बात लागू होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने महिला आरक्षण में जब वो अमेंडमेंट में लेके आया, वो रिकॉर्ड की बात होती है अमेंडमेंट में, तो जब अमेंडमेंट लेके आए तो इस बात को समझ के, मैं सोच समझ के मैं वो अमेंडमेंट लेके आया था। और उसके लिए जब लेके आए तो लड़ाई लड़ेंगे, मगर उसके अभाव में भी, एक पत्रकार साथी मेरे से पूछ रहे थे उस दिन, उसके अभाव में भी जहां तक हमारी पार्टी की बात है, जितना जो हमारी पार्टी में, चाहे पार्टी की बात हो, पार्टी में चाहे टिकटों की बात हो, चाहे अभी संगठन बने संगठन की बात हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा आपका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आज हम ये संकल्प लेते हैं कि उसका प्रतिनिधित्व आपको पार्टी के अंदर ज्यादा लिया जाए। तो भाई आज ये संकल्प लेते हैं कि हरियाणा में विकास का पहिया दोबारा घूमे, आने वाला समय बदलाव का हो, हरियाणा दोबारा विकास की पटरी पे चढ़े, हरियाणा देश में दोबारा नंबर 1 बने, बेरोजगारी में नहीं रोजगार सर्जन में हरियाणा देश में नंबर 1 बने। आज हम संकल्प लेते हैं 6 महीने के बाद, जब अगला साल चुनाव जब हो, और चुनाव के बाद जब विजयदशमी का त्योहार हो, विजयदशमी तक नहीं, अगले दशहरे तक नहीं सरकार होगी हरियाणा में, आज हम संकल्प लेते हैं अगली विजयदशमी तक हरियाणा के अंदर अहंकारी सरकार ना हो, जो हर वर्ग का अहंकार करने का काम करे, मगर हरियाणा के अंदर अहंकार फ्री सरकार हो, जिसमें कोई अहंकार नाम की चीज नहीं हो, घमंड नाम की चीज नहीं हो, जो लोगों की सेवा करे। आज हम संकल्प लेते हैं कि अगली विजयदशमी तक हरियाणा में ऐसी सरकार ना हो जहां जो देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा की जनता पे थोपने का काम करे, मगर हरियाणा में एक ऐसी सरकार आए अगली विजयदशमी तक जो हरियाणा के हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देके महंगाई की कमर तोड़ने का काम करे। आज हम संकल्प लेते हैं, आज हम संकल्प लेते हैं अगली विजयदशमी तक और अगली सैन्य जयंती तक, अगली सैन्य जयंती मनाएंगे यहां, आज संकल्प लेते हैं अगली सैन्य जयंती तक हरियाणा में ऐसी सरकार ना हो जो 5100 की बुढ़ापा पेंशन का ढकोसला दे, 4.5 साल तक पोर्टल के जंजाल में हरियाणा के नागरिकों को फंसाने का काम करे और उसके बाद 5100 बुढ़ापा पेंशन से मुकर जाए। मगर अगली सैन्य जयंती में हरियाणा के हर बड़े बुजुर्ग को 6000 बुढ़ापा पेंशन, देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन देने का दीपेंद्र सिंह काम करे, हरियाणा में ऐसी सरकार बने। आज हम संकल्प लेते हैं कि हरियाणा के अंदर अगली सैन्य जयंती तक ऐसी सरकार ना हो जो कर्मचारियों पे लठ बरसाने का काम करे, मगर ऐसी सरकार हो जो कर्मचारियों के हाथ में सम्मान से कलम देने का काम करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। आज हम यह संकल्प लेते हैं, आज हम संकल्प लेते हैं हरियाणा के अंदर अगली सैन्य जयंती तक ऐसी सरकार ना रहे
जो किसान का, खिलाड़ी का, मजदूर का, गरीब का अपमान करे, मगर ऐसी सरकार हो जो 36 बिरादरी का, हर वर्ग का पूरा मान सम्मान करे, ऐसी सरकार। इस संकल्प में साथ हो कि नहीं हो? मैं जो संकल्प ले रहा हूं, ठीक ले रहे हैं कि संकल्प नहीं ले रहे? आज हम संकल्प लेते हैं कि आज हरियाणा में ऐसी सरकार ना हो जो पिछड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को अपने अधिकारों से वंचित रखे और 9.5 साल तक चक्कर कटाए, लेकिन एक भी कोई काम ओबीसी समाज के लिए ना करे। मगर हरियाणा में ऐसी सरकार हो जिसने पहले भी ओबीसी समाज का आरक्षण बढ़ाने का काम किया हो और आते ही दोबारा से ओबीसी समाज को उसका अधिकार दिलाने का काम करे। आज हम संकल्प आज हम संकल्प लेते हैं हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार ना हो जो देश में हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम करे, मगर ऐसी सरकार हो रोजगार सर्जन में कहीं इंडस्ट्री आए, कहीं विस्तरीय विकास कार्य हो। ऐसी सरकार हो जो विकास के मामले में हरियाणा को नंबर 1 के पायदान पे ले। ऐसी सरकार हो, ऐसी सरकार ना हो जो 9.5 साल से जो बहादुरगढ़ की मेट्रो है, बहादुरगढ़ ही रुकी हुई है, एक खंबा भी मेट्रो का आगे नहीं बढ़ा। आपके सामने एक खंबा भी आगे नहीं बढ़ा। ऐसी सरकार आए हरियाणा के अंदर अगली सेन जयंती पे, जब सेन जयंती में हम आए तो बहादुरगढ़ की मेट्रो को रोहतक तक लेके आए। एक ऐसी सरकार हरियाणा में, विकास कार्य हरियाणा के बढ़े और पूरे प्रदेश के अंदर। महम का एयरपोर्ट डांगी साहब बताएंगे, ऐसी सरकार बने जो एयरपोर्ट लेके आए, कहीं एम्स लेके आए, कहीं जो है रेल की लाइन और कहीं विकास कार्य। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आज संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज की इस पावन जयंती के उपलक्ष्य पे ये जो सारे संकल्प लिए हैं, इन संकल्पों के लिए ईमानदारी से जो दिन रात हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आपका साथ और आपका आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। आप मेरे को जानते हो, मेरे को बचपन से जानते हो, मेरी आत्मा को पहचानते हो। जो इंसान जिसे कहते हैं वो उस इंसान को आप जानते हो कि नहीं जानते हो? तो भाई मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, चक्रव्यूह रचे जाएंगे। इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास सत्ता बल है, असीम सत्ता बल। इनके पास असीम धन बल भी है, हजारों करोड़ इनके बैंक खातों में बीजेपी वालों के। सत्ता बल भी है, धन बल भी है, मीडिया का बल भी इनके साथ है, तंत्र बल भी इनके साथ है। मेरे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और अपनी ईमानदारी है, उस आशीर्वाद में कसर मत छोड़ना। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आशीर्वाद में कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे भाई? ये चक्रव्यूह रचा जाएगा, क्योंकि विपक्ष में कोई भी ईमानदारी से इनसे लड़ाई लड़े तो उस आवाज को कुचलने के लिए चक्रव्यूह रचने का काम करते हैं। मगर दिखा दिया, हम धन्यवाद करते हैं जहां वो ईमानदारी से लड़ाई लड़ी गई। तेलंगाना में देख लिया आपने, हिमाचल में देख लिया, कर्नाटक में देख लिया। मगर मैं कहना चाहता हूं चेतावनी के साथ, बीजेपी को आज कहना चाहता हूं चेतावनी, हमारी सेन जयंती के उपलक्ष्य में चेतावनी भाजपा नोट करे कि जो तेलंगाना और हिमाचल तो झांकी है, असली पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। आज ये आह्वान करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक नारा मेरे साथ लगाकर आज की सभा में सारे साथ शामिल होंगे। उस नारे में बोलो, संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज की जय, ओबीसी समाज की जय, ओबीसी एकता जिंदाबाद, ओबीसी समाज की